हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी के सामने एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं MMKP2 चैनल पर। तो आइए हम बात करने वाले हैं आज मिसलेनियस की, और जिसमें हम बात करेंगे पहले कुछ एग्जाम्पल की, फिर बात करेंगे एक्सरसाइज मिसलेनियस की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं अपना मिसलेनियस का एग्जाम्पल 18, जिसमें कहता है कि R आपके पास एक सेट है जो कि रियल नंबर का सेट है, और फंक्शन आपके पास है रियल नंबर से रियल नंबर है, और फंक्शन दिया गया है fx = x + 10, और हमसे कहा गया है कि ग्राफ ड्रॉ कीजिए, कैसे आपके पास इसके ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं f such that R से लेकर R दिया गया है, और हमसे फंक्शन भी दिया गया है fx = क्या है x + 10 के साथ, और कहा गया है कि ग्राफ बनाइए इसका। तो ये आपके पास x होगा जो रियल नंबर में अर्थात इस डोमेन में बिलोंग करेगा। तो ड्रॉ द ग्राफ, क्या कहा गया है, ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ की बात करिए कि कैसे आप ड्रॉ करोगे, किसे, ग्राफ। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले डोमेन होता है इंडिपेंडेंट को क्या करना चाहिए कि एलिमेंट दे के देखना चाहिए। 1 बाय 1 करके आप इंडिपेंडेंट एलिमेंट दीजिए और उससे fx की वैल्यू लीजिए। जैसे अगर हम बात करें x = हमने कहा चलिए x = आप वैल्यू देते हैं -10 डॉट कर लेते हैं, -10 -8 और -6 0 2 4 6 8 10, इस तरीके से हम वैल्यू देते चले जाए। तो आपके पास fx क्या मिलेगा, fx क्या है आपके पास x + 10 है। जब -10 देते हो तो 0 बनता है, -8 देते हैं तो आपके पास 2 बनता है, 6 दोगे तो आपके पास 4 आएगा प्लस का, 0 दोगे तो आपके पास 10 आएगा, और जब 2 रखोगे आपके पास 12 बनेगा, और जब आप 4 रखोगे तो आपके पास कितना आएगा, 4 रखोगे तो 14, 6 रखो 16, 8 18 और 10 20। तो अब यहाँ से आप ऑर्डर्ड पेयर बना लीजिए। ऑर्डर्ड पेयर x, fx क्या बनेगा, वो बनेगा आपके पास 0, देखिए -10, 0, -8, 2, -6, 4, 0, 10, 2, 12 और 4, आपके पास 14, 6, 16 और 8, आपके पास 18 और 10 आपके पास 20। इस तरीके से आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगी। इसे आप क्या कह सकते हो, x + y भी कह सकते हो, ठीक है। जहाँ पर आप कहोगे y = किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, fx फंक्शन को कर रहा है। अब आप इसी से क्या बनाइए, ग्राफ बनाए। ऑर्डर्ड पेयर आपने बना लिया, जिसे आप रिलेशन भी कहते हो, ठीक। जैसे आपने बनाया, उसके बाद x एक्सिस और y एक्सिस की बात करें, इस तरीके से ड्रॉ कीजिए। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। x एक्सिस पे हमने एलिमेंट लिए -10 -8, इस तरीके से। अगर दो के सिंपल से तो हम ले सकते हैं 2 4 6 8 10। इसी तरीके से आप लेफ्ट हैंड साइड में लीजिए -2 -4 -6 -8 और -10 और -12। ऐसे ऊपर लीजिए 2 4 6 8 और आपके पास 10 और ये 12। इसी तरीके से नीचे की ओर -2 -4 -6 -8 और माइनस के आपके पास 10। ये आपके पास सेंटर है जो कि 0 0, ठीक। पहला कोऑर्डिनेट देखिए -10, 0, -10 क्या है, x एक्सिस, 0 क्या होगा आपके पास y, तो ये बनेगा। दूसरा आपके पास क्या है, लिख लेते हैं -10, 0। दूसरा आपके पास है -8 और आपके पास 2, -8 ये है और 2 ये है, तो कहीं ना कहीं आपके पास ये बनेगा दूसरा, ठीक। इसी तरीके से -6, 10 4, -6 ये है और 4 ये है आपके पास, तो कहीं ना कहीं ये आएगा, चलिए। इसी तरीके से आगे बढ़े तो 0, 10, 0 कौन आएगा आपके पास, 0 आएगा, -6 4 हो चुका है, 0 और आपके पास 10, 0 x एक्सिस और 10 बनेगा आपके पास y, तो ये बनाएगा आपके पास 0 और y आपके पास 10, ठीक। अब आपके पास पॉजिटिव और चलते हैं तो 2 और 10 12 की बात करता है। 2 आपके पास एक्सेस से और 12 आपके पास ये बनेगा, ऊपर नहीं यहाँ आएगा 12 के सामने, तो 2, 12। और आगे बढ़े तो 4 14 4 ये और 14 कुछ ऊपर बनेगा इस तरीके, मतलब आपके पास ये बनेगा इस तरीके से, आगे बढ़ता चला जाएगा। इन पॉइंटों को आप मिला के देखिए, इन पॉइंटों को आप मिला के देखिए, एक आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी इस तरीके से,
तो हमने ये सीखा कि हमारे पास जो फंक्शन दिया गया था, फंक्शन क्या था आपके पास, f(x) = x + 10। ये फंक्शन था जिस पे हमें पॉइंट मिल जाते हैं, पॉइंट -10, आपके पास 0, दूसरा पॉइंट मिलता है -8, आपके पास 2, और ऐसी तरीके से 0,10, 2,12, और ये आपके पास, तो ये हमारे पास क्या मिल जाती है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाती है जो कि ग्राफ ड्रॉ करता है f(x) = x + 10 के फंक्शन में, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके पास है 19, और देखिए 19 क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक, देखिए 19 क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि R एक रिलेशन दिया हुआ है, और वो क्या कहता है, रेशनल से आपके पास Q से Q दे रखा, मतलब रेशनल से रेशनल फॉर्म पे बात करता है, और R रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर है A, B के रूप में। A, B जो एलिमेंट है वो Q के एलिमेंट है, और कहता है कि A - B आपके पास बिलोंग करता है किसके अंदर, Z के अंदर। देखिए क्या है, आपके पास एक रिलेशन दिया हुआ है F सच दैट Q से लेकर Q, ये उसने दे रखा है, और उसने कहा है कि भैया जो आपके पास रिलेशन है R, उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर रखा हुआ है वो इस तरीके से है जिसके अंदर A, B एलिमेंट किसके हैं, Q के एलिमेंट हैं, और आपके पास A - B जो आप निकालोगे बिलोंग करेगा किसके अंदर, Z के अंदर बिलोंग करेगा। यह भी क्वेश्चन कहता है। फिर उसके बाद कहता है कि आप शो कीजिए, शो क्या करें कि A, B ये सब कुछ इसकी के अंदर है। पहला क्वेश्चन शो कीजिए, वो कहता है कि भैया A, B जो एलिमेंट है, A एलिमेंट है, सॉरी A जो एलिमेंट है, अर्थात सेम जो एलिमेंट है वो R के अंदर बिलोंग करता है, और उसके सारे के सारे क्या होंगे, एलिमेंट फॉर एवरी क्या होंगे, Q के अंदर। तो आप देखिए सिंपल सी बात है, जब A की बात कर रहा है तो हमने कहा भैया सेम एलिमेंट है, और सेम एलिमेंट है, R A किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, वो आपके पास R के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो हमने कहा कि भैया R = आपके पास A आपके पास रखे हुए है जिसके अंदर A बिलोंग करेगा Q के अंदर। ठीक, इतनी बात तो क्लियर है। अगर ऐसा करेगा तो हम कहेंगे दैट इम्प्लाइज A - A अगर निकालें तो 0 आएगा, और 0 क्या होता है, इंटीजर के अंदर बिलोंग करता है, अर्थात A आपके पास किसके अंदर होगा, वो R के अंदर डेफिनेट होगा, और यहाँ पर हमारी रिफ्लेक्सिव कंडीशन होल्ड करती है। जब सेम एलिमेंट होता है, जो सेम एलिमेंट कहता है कि मैं डिफरेंस किया जाऊं तो 0 बना के दूंगा, और 0 इंटीजर में लाई करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि AB अगर आपके पास R के अंदर बिलोंग करता है तो दैट इम्प्लाइज AB आपके पास किसके अंदर होना चाहिए, AB अगर R के अंदर बिलोंग करता है तो दैट इम्प्लाइज AB R के अंदर होना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना। तो हम लेके चले कि भैया AB अगर R के अंदर बिलोंग करता है तो हम कहेंगे दैट इम्प्लाइज कहेंगे कि A - B आपके पास होगा, जो कि क्या देगा, इंटीजर देगा, और इंटीजर देगा तो वो किसके अंदर बिलोंग करेगा, Z के अंदर बिलोंग करेगा। तो हमने सीखा कि भैया B, A अगर हम ले लें तो हम ये कहेंगे दैट इम्प्लाइज B - A होगा, और इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो A - B होगा, और हमने कहा इस माइनस को कॉमन ले ले तो जो इंटीजर यहाँ आएगा वो इंटीजर यहाँ आएगा, तो हम कह देंगे यहाँ पे Z बिलोंग करेगा। मतलब Z अगर इसकी वैल्यू रख लें तो Z ये आएगा, बस माइनस के साथ आएगा, तो B - A किसकी बराबर, -Z के, अर्थात इंटीजर होगा। तो हम सीधा ये कह सकते हैं B - AB बिलोंग करेगा किसमें, Z के अंदर, अर्थात इंटीजर में बिलोंग करेगा। तो हमने क्या देखा कि भैया AB तो बिलोंग करता ही करता है R के अंदर, AB आपके पास R के अंदर बिलोंग करता है, और उन दोनों का डिफरेंस A - B और B - A क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ तक हम पहुँचे। चलते हैं बात करते हैं, ये दोनों कंडीशन अगर प्रूफ हो जाती हैं तो सिमेट्रिक बन जाती है। अब वो कहता है थर्ड नंबर पे वो ये कहता है कि भैया अगर AB बिलोंग करता है R में, BC बिलोंग करता है R में, तो आपके पास AC भी बिलोंग करना चाहिए किसके अंदर, R के। देखिए अगर आप कह रहे हो AB बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, R के अंदर, तो साथ में आपने ये भी कहा होगा कि A - B बिलोंग करेगा Z अर्थात इंटीजर में। फिर आपने कहा कि BC आपके पास बिलोंग कर रहा है किस में, R में, तो आपको ये भी बताया गया होगा कि B - C बनेगा, और B - C किसका होगा, इंटीजर का होगा। सिंपल। तब आपको शो करना है कि AC, तो AC को लिए हम लिख लेते हैं A - C,
पहले ए माइनस सी को अगर हम जेड में बिलोंग करा पाए तब हम कह देंगे कि ए सी भी आपके पास आर के अंदर लाई करता है। तो ए माइनस सी हमने लिखा, हम लिख सकते हैं ए माइनस के पहले यहाँ सी लिख लेते हैं। अब इसके अंदर हमने माइनस बी ऐड किया और प्लस बी ऐड किया और माइनस आपका सी ऑलरेडी रखा था। अब देखिए ये पहले लिख लिया, ये देखा, तो ये क्या है आपको ए माइनस बी बिलोंग करता है किसके अंदर, जेड के अंदर, ये भी जेड के अंदर, अर्थात ये भी 2z इंटीजर बनेगा और ये क्या हो जाएगा, इंटीजर होगा। तब हम कहेंगे कि a माइनस सी भी आपके पास बिलोंग करेगा किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। हमने देखा कि a माइनस बी भी इंटीजर देता है, b माइनस सी भी इंटीजर देता है, दोनों से इंटीजर निकला और एक इंटीजर बना, तो a माइनस सी भी क्या कहलाएगा, इंटीजर। तो हम कहेंगे a माइनस सी भी इंटीजर में बिलोंग करता है, अर्थात a सी भी आपके पास राई करता है किसके अंदर, आर के अंदर, जहाँ की आपके पास ए बी सी तीनों के तीनों एलिमेंट होते हैं किसके, आर के एलिमेंट। तो हमने क्या पाया, हमने ये देखा कि आपके पास रिफ्लेक्सिव कंडीशन होती है, सिमेट्रिक कंडीशन होती है और ट्रांजिटिव कंडीशन भी होल्ड करती है। इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन आपका 19 कंप्लीट किया एग्जाम्पल। आइए चलते हैं आगे की ओर। तो आइए चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 20 की ओर। 20 एग्जाम्पल क्या कहता है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है और एग्जाम के पर्पज से बहुत अच्छा माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए सुनिए, वो कहता है कि आपके पास एक f दे रखा है, f का मतलब यहाँ पर फंक्शन या रिलेशन कह सकते हो, एक रिलेशन दे रखा 1,1 एक ऑर्डर पेयर, दूसरा 2, 3 ऑर्डर पेयर, तीसरा आपके पास है 0, -1 ऑर्डर पेयर, नेक्स्ट आपके पास है -1, -3 ऑर्डर पेयर। वो कहता है ये आपके पास एक लीनियर फंक्शन होगा z से लेकर z, तो हमें ये बताना है कि वो फंक्शन f(x) कौन सा होगा। तो हमें क्या दे रखा है, आपके पास एक रिलेशन का सेट दे रखा, उसे यहाँ f से रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखिए लिख लेते हैं, हमारे पास दे रखा है एक आपके पास फंक्शन f, क्या क्या दे रखा है, 1,1, दूसरा आपके पास है इसी के अंदर क्या है 2,3 और 0, आपके पास -1 और एक और है हमारे पास जो कि है -1 और -3, -1 और -3 है। और हमसे कहा गया है कि जो फंक्शन होता है f सच दैट z से लेकर कहाँ पर होगा, z पे होगा। तो फाइंड कीजिए, क्या फाइंड आउट करें, f(x) को पूछ रहा है वो कि f(x) क्या होगा, लीनियर फंक्शन f(x) की क्या वैल्यू होगी जो इस ऑर्डर पेयर को सेटिस्फाई करे। तो देखिए हमने आपसे कहा था पहले जो ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट नंबर का एलिमेंट होता है वो कहीं ना कहीं डोमेन होता है और डोमेन फंक्शन के अंदर f(x) के अंदर x होता है। तो हम ये कहेंगे डोमेन हमारे पास x इक्वल टू ये है, क्या है 1 है, 2 है, 0 है, -1 है, ये हमने लिख लिए। अब हमारे पास जो बचे फंक्शन f(x) जिसे हम कोडोमेन भी कहते हैं, जिसे हम कोडोमेन की बात भी करते हैं, या हम इसे कहते हैं कि भैया रेंज 1 की रेंज कहाँ तक है, 1 तक है, 2 की रेंज कहाँ तक है, 3 तक है, अब 0 की रेंज कहाँ तक है, -1, -1 की रेंज कहाँ तक है, -3, ये हमने लिख ली सिंपल सी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कहा मान लिया लेट माना कि f(x) इक्वल टू आपके पास एक फंक्शन mx प्लस c है, जहाँ पर आपके पास m एंड c आपके पास एक कांस्टेंट है। इनकी चिंता करने की बात नहीं है, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बतानी है और यहाँ हम पुट कर देंगे तो हमारे पास एक फंक्शन बन जाए। चलिए 1 बाय 1 करके हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। f(x) x बराबर, इफ यदि x बराबर हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, देन तब हमारे पास f क्या बनता है, 1 बनती है। और f1 की वैल्यू कितनी आती है वो यहाँ से फाइंड आउट। f1 की वैल्यू कितनी आपके पास है, f1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1 आएगी। और ये किसके इक्वल होगा, जब यहाँ x की जगह रखेंगे वैल्यू, अर्थात m इंटू एक्स, m इंटू 1 प्लस c इक्वल टू कितना बनेगा, m प्लस c। तो हमने देखा कि भैया 1 इक्वल टू m प्लस c एक इक्वेशन बनी कि कौन सी, इसे तो बनते हैं फर्स्ट, इसे बना लेते हैं सेकंड इक्वेशन। दूसरा हमने वैल्यू रखी नाउ, अब इफ यदि x की वैल्यू हम दूसरी लेते हैं, मतलब x बराबर 2 लेते हैं, जो हमने डोमेन से लेंगे, x बराबर 2 लेते हैं, तो देखा f2 की वैल्यू क्या आती है। f2 आपके पास क्या है, इसकी इमेज 3 है, सिंपल सी बात है, सारी चीज़ें दे रखी हैं, कोई डाउट नहीं है। तो x की जगह आप रखोगे तो कितना बनेगा, 2m और प्लस आपके पास c, अर्थात कितनी बनी, 3 इक्वल टू 2m प्लस c। इजीली हमारे पास 3 इक्वेशन मिल गई। अब हम ये कर सकते हैं कि सेकंड को और थर्ड को इक्वेशन को सॉल्व करके m की और c की वैल्यू निकाल सकते हैं, पर कुछ और इजीली हो सकता है क्या, हमने आगे बढ़े तो x की वैल्यू 0 ली, चलिए
यदि हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, x इक्वल टू 0 लेते हैं, दैन तब आपके पास f0 क्या बन के आती है वैल्यू, वो -1 है, और वो इक्वल टू किसके होगी, m इंटू आपके पास रखोगे 0 और प्लस c, तो हमने देखा हमारे पास माइनस वैल्यू किसकी आ गई, c की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 4 बना सकते हैं। तो हमने c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, c की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब c की वैल्यू का यूज अगर सेकेंड इक्वेशन में हम कर ले, ठीक है, यूजिंग द वैल्यू c इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर आपके पास क्या है, सेकेंड। जैसे आप सेकेंड इक्वेशन में पहुंचते हो तो 1 इक्वल टू m आपके पास और -1 और 1 प्लस 1 इक्वल टू m, अर्थात m की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। m की वैल्यू 2 मिल गई, c की वैल्यू आपके पास -1 मिल गई। इन दोनों वैल्यू का यूज आप इक्वेशन फर्स्ट में कीजिए, तो हम क्या कहेंगे, यूजिंग द वैल्यू c इक्वल टू -1 एंड m इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर किसमें, फर्स्ट में। जैसे आप फर्स्ट में पहुंचे तो fx बराबर mx प्लस c होती है, m की वैल्यू 2 बनी, x अपनी जगह, c -1 बना, तो fx की वैल्यू आपके पास मिल गई 2x -1। फंक्शन आपके पास मिल गया 2x -1। जिस फंक्शन पे आप काम कर रहे थे, जिस फंक्शन आपके लिए अननोन था, जिसमें आपने x बराबर 1 रखा, y बराबर आपके पास 1 बना, अर्थात fx आपके पास बन रहा है, तो वो फंक्शन आपके पास ये है। एक बार इसे चेक कर लेते हैं क्या, इफ़ यदि x बराबर 1 है देन तब तो f1 की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 1 -1 अर्थात 1 है। तो क्या x बराबर 1 है तो fx की वैल्यू 1 आ रही है। क्लियर आपके पास। अगर एक और कर लेते हैं, इफ़ यदि x इक्वल टू हमारे पास 2 है देन तब f2 की वैल्यू क्या आएगी। देखिए f2 की बात 2 इंटू 2 -1 इक्वल टू हमने देखा 3, तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर वही निकल के आ रहे हैं जो हमारे पास ऑर्डर पेयर दिए गए थे, अर्थात आपके पास 1 1 और 2 3 ऑर्डर पेयर बन जाता है, जो कि फंक्शन हमारे पास निकल के आया 2x -1 से। तो हमारे पास फंक्शन क्या बन के आया, 2x -1। तो इस तरीके से हम एक फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ बात सिर्फ z से z दी थी, आपके पास रियल नंबर से रियल नंबर दे सकता है, आपके पास कोई और फंक्शन बनाकर भी दे सकता है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है जिसमें फंक्शन फाइंड आउट किया जाता है। एग्जाम के पर्पज से काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 21। देखिए क्या कहता है 21, बात करते हैं। देखिए 21 क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक फंक्शन दे रखा है f(x) और फंक्शन आपके पास है x² + 3x + 5 अपॉन आपका x² - 5x और +4, और वो आपसे जानना चाहता है कि इसके डोमेन क्या होंगे। तो मैंने आपसे कहा था जो आपके पास डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, जो डिनोमिनेटर में सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी गई है, उसकी वो x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जिसकी x वैल्यू पे वो सेटिस्फाई होती, और वे x वैल्यू आप उस डोमेन, कंप्लीट डोमेन में से निकाल दीजिए, तो जो बचेगा वो डोमेन बच जाएगा उस फंक्शन के लिए। चलिए बात करते हैं। देखिए मान लेते हैं, लेट हमने माना कि आपके पास ये फंक्शन है रियल नंबर से रियल, और उसने जो f(x) दे रखा वो ये दे रखा कि x² प्लस क्या है 3x और +5, और डिवाइड कर रहे हैं उसे x² - 4x + 5। इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, वो हमारा इससे डोमेन जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है, डोमेन f(x) का क्या डोमेन, फंक्शन f(x) के लिए क्या डोमेन होगा, वो हमसे ये जानना चाहता है। अब देखिए सिंपल सी, मैंने आपसे कहा कि भैया x² - 4x + 5 इक्वल टू लीजिए 0, और इसे आप कर लीजिए सॉल्व, और जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ एक नई इक्वेशन निकल के आएगी। जो भी आपके पास बनेगी x की वैल्यू, वो x की वैल्यू आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ 5 आएगा, 5 आपके पास -1, ठीक है, क्योंकि आपके पास 5 नहीं है ना, हाँ 4 है, इसीलिए 4 है, 4 यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, 4 है, तो आपके पास बनेगा 4, ये 5 है, अंदर 5 लिखा हुआ है, ये 4 है, ये देख लीजिए। क्वेश्चन एक बार ज़रा सही से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर गलत लिखा जाए तो आंसर निकल नहीं पाता। तो आपने क्या किया, यहाँ किया 4x माइनस के 1 और प्लस आपके पास 4 एज इट इज़, फिर आपके पास कॉमन आ गया x - 4 -1 x - के 4,
और आपके पास इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है। x-4 और आपके पास बना x-1, तो हमें x की वैल्यू मिल गई और x की वैल्यू मिल गई 1, आपके पास 4। x की वो वैल्यू है जहाँ पर ये फंक्शन क्या देगा, 0 देगा नीचे वाली पॉलिनोमियल, और 0 से आप डिवाइड करते हो तो वो इनफाइनाइट बनती है, और इनफाइनाइट कोई टर्म होती नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास डोमेन की बात थी, तो डोमेन हमने निकाले। डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू होगा, अगर हम r में से 1, 2 निकाल दें, ये कहते हैं 1 and 2 4, 1 और 4 हम निकाल दें रियल नंबर में से, तो जो भी आपके पास रियल नंबर बचेंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। चलिए, इसे अब बात रही लिखने की, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि भैया डोमेन इक्वल टू r माइनस के क्या है, r माइनस के x एंड और x इक्वल टू आपके पास 1 और x इक्वल टू आपके पास 4, अर्थात r में से x निकालिए और पर x की वो वैल्यू निकालिए जो 1 हो और आपके पास 4, अदरवाइज सबके लिए वो डोमेन बनेगा, वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये बन जाता है आपके पास डोमेन। और भी इस तरीके से आप लिख सकते हो कि r माइनस के 1, 4, पर ध्यान रहे 1 और 4 ही वैल्यू निकालनी है रियल में से, वो आपके पास डोमेन बन जाएगा। तो ये हो जाता है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 21। ठीक, ये आपके पास 21 एग्जाम्पल जिसमें डोमेन के बारे में बात की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि एक फंक्शन के साथ बात करता है, और वो कहता है कि भैया एक फंक्शन दिया गया है और फंक्शन के बाद वो हमसे कहता है कि इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। चलिए, क्या फंक्शन है? फंक्शन है आपके पास f(x) इक्वल टू 1 - x, जो कि x से छोटा फंक्शन तब होगा तब 1 - x लेंगे, जब x के 0 के इक्वल होगा तो फंक्शन 0 लेंगे, जब x पॉजिटिव होगा तब फंक्शन हम 1 + x लेंगे। उसके लिए वो कहता है कि अब आप एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए। चलिए लिखते हैं, पहले क्या क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है f(x), क्या क्या दिया हुआ है, 1 - x फॉर एवरी जब x छोटा है, 0 फॉर एवरी जब x 0 के बराबर है, 1 + x जब आपके पास x पॉजिटिव है। 3 फंक्शन है एक फंक्शन के अंदर, ये कह सकते हैं 3 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन के अंदर, और वो कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ जानना चाहता है वो, सिंपल सी बात है, इसके लिए करना कुछ नहीं है। पहले आप सबसे पहले आप एक क्या मान लीजिए, आप फंक्शन मानिए, कहाँ से कहाँ चल रहा है वो उसे मानिए, डोमेन मानिए, रेंज मानिए, वो सब कुछ आप मान लीजिए। ठीक है, चाहे आप इंटीजर में मानिए चाहे आप रियल नंबर में मानिए, वो आप अपनी अकॉर्डिंग। चलिए, हमने कहा f सच दैट r से लेकर r पे वो बात कर। अब आपके पास x की वैल्यू है कि कुछ निगेटिव लीजिए, कुछ 0 के बराबर और कुछ पॉजिटिव लीजिए, तो हमने मान लिया लेट x की वैल्यू ये ले लेते हैं x की वैल्यू डॉट डॉट करके -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हम वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, और भी जो भी आप पढ़ना चाहते हैं बस। अब x की वैल्यू आपने ले ली तो f(x) की वैल्यू बनाइए। देखिए f(x) क्या बनेगा, f(x) आपके पास जब आप -3 लोगे, तो फंक्शन आपके पास ये बनेगा, क्या बनेगा, 1 - x फॉर एवरी, लिख लेते हैं -0 के लिए। तो हमने लिया यहाँ पर टेकिंग x इक्वल टू माइनस के पॉइंट उठा लेते हैं, -3 -2 -1, ये तो क्या बनेगा, f माइनस के 3 फंक्शन क्या है ये, तो 1 - -3 इक्वल टू क्या बनेगा, 1 + 3 अर्थात 4 बनेगा। उसी तरीके से हमने दूसरा एलिमेंट लिया -2, तो -2 के लिए 1 - -2 इक्वल टू क्या बनेगा, 1 + 2 इक्वल टू आपके पास 3। इसी तरीके से आगे जैसी बढ़े तो हमने देखा -1 के लिए 1 - -1 अर्थात 1 + 1 इक्वल टू 2। तो ऑर्डर पेयर कितने बने, यहाँ से बना आपके पास x है -3, ये है आपके पास, तो -3 और 4, ये आपके पास बनेगा -2 और 3, ये और ये बनेगा हमारे पास -1 और आपके पास 2। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गए, किस फंक्शन के लिए आ गए, निगेटिव फंक्शन के लिए। मतलब जब फंक्शन आपका 1 - x और x की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 से कम है। अब बात करते हैं जब आपके पास फंक्शन, जब f(x) इक्वल टू 0 होगा फॉर एवरी x इक्वल टू 0 के लिए, तो हमारे पास देखिए डोमेन भी क्या होगा, डोमेन भी x 0 होगा और f(x) भी 0 होगा, अर्थात हमारे पास ऑर्डर पेयर ये बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बनता है। अब हम लेते हैं फंक्शन, जब हमारे पास फंक्शन f(x) इक्वल टू क्या हो, 1 + x हो, किसके लिए, जब x पॉजिटिव हो 0 से, मतलब बड़ा है। तो हमने क्या किया, x पॉजिटिव 1 है
1 वैल्यू निकाली तो बनी आपका 1 + 1 अर्थात 2 वैल्यू, तो ऑर्डर पेयर बना 1,2। अब आप समझ गए होंगे x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, अर्थात 1,2 ऑर्डर पेयर बन के हमारे पास मिलता है। जैसे हम आगे बढ़े हमने देखा कि भैया हमारे पास वैल्यू x बराबर हमने ली 2, जैसी 2 वैल्यू ली तो हमारे पास बना 1 प्लस आपके पास फंक्शन था 1 + 2, तो हमारे पास वैल्यू बनी 3। तो क्या पाया हमने, पाया कि 2, आपके पास 3 एक और ऑर्डर पेयर बन के आता है। ठीक, आगे और चलते हैं, चलिए एक और ले लेते हैं। जब x बराबर आप 3 की बात करते हो तो फंक्शन हमारे पास बनता है आपके पास f3 = क्या आता है, देखिए 1 प्लस आपके पास बनेगा 3 और बनेगा आपके पास 4, तो ऑर्डर पेयर आपके पास निकल के आया 3,4। इस तरीके से हमारे पास कुछ ऑर्डर पेयर निकले जो कि आपके पास R सेट से आप रिप्रेजेंट करते हो, रिलेशन वाले सेट से आप रिप्रेजेंट करते हो, तो वे आपके पास जो R रिलेशन वाले ऑर्डर पेयर हैं, सेट है, वो ये बनेगा -3, देखिए -3,4, दूसरा बनेगा -2, आपके पास 3, और तीसरा बनेगा -1, आपके पास 2। इसी तरीके से 0,0 बनेगा, और नेक्स्ट आएगा आपका 1,2, और नेक्स्ट आएगा 2,3, ठीक है, और लास्ट में आपका एक ऑर्डर पेयर था 3, आपके पास 4। और भी ऑर्डर पेयर बना सकते हो, जो भी आपके फंक्शन को इसे सेटिस्फाई करेगा उस तरीके से आप ऑर्डर पेयर बना सकते हो। अब हमें क्या बनाना था, हमें बनाना था ग्राफ। देखिए ग्राफ की बात कर रहे थे तो हम एक काम करते हैं, इस तरीके से x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखते हैं इसमें हमारे पास हाईएस्ट नंबर कौन सा है, चाहे वो डोमेन हो कोडोमेन, अर्थात 4 नंबर है। तो हमने नंबर स्टार्ट दिए देना, यहाँ 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5 दे दीजिए, 6 भी दे दीजिए, यहाँ -1, -2, -3, -4, -5। इस ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव 1, 2, आपके पास 3, 4, 5 और 6। इधर पहुँचोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ये x डैश होता है, ये y होता है, नीचे आपके पास y डैश होता है। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना, तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑर्डर पेयर था वो -3 और 4 था। x क्या था -3 और y क्या हमारे पास 4, अर्थात ये एलिमेंट बनेगा यहाँ, ठीक है, ये रहा। क्या एलिमेंट है, -3 और 4। दूसरा एलिमेंट है आपके पास है -2 और 3, तो -2 ये है और 3 ये है, तो यहाँ लिख लिया, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। चलिए आगे, आपके पास 2 और आपके पास 3, ये आ गया। तीसरा एलिमेंट है -1 और आपके पास 2, -1 ये है और आपके पास 2 ये है, ये आपने लिख लिया, ठीक, ये लिखा आपने -1 और 2। और नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 0,0, जो कि आपके पास यहाँ बनेगा 0, आगे बढ़े 1, 2 पे बात करिए, x एक्सिस आपका 1 और फिर ये आपके पास 2, ये बनेगा आपके पास 1,2। और आगे बढ़े 2, 3, 2 आपके पास x एक्सिस और 3 आपके पास ये बनेगा आपके पास, ठीक है, 2, 3। और आगे बढ़े 3, 4 पे बात करिए, 3 यहाँ x एक्सिस और 4 आपके पास कहीं ना कहीं ऊपर आएगा, ये रहा, तो ये बना आपके पास 3,4। अब आप इसे मिला दीजिए, इन पॉइंटों को आप मिला लीजिए, ठीक, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन पॉइंटों को आप मिला लीजिए। बजरा थोड़ा देख के मिलाइए, इस तरीके से आएंगे पॉइंट ये लाइन पे, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरीके से ड्रॉ होंगी लाइनें, जो लाइनें ड्रॉ होंगी वो आपके पास क्या कहलाएंगी, f(x = 1 - x 0 या 1 + x का क्या कहलाएंगी, ग्राफ कहलाएंगी, ठीक है। इसका ग्राफ आपके पास ये होगा। तो हमने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ करना सीखा कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, और डोमेन फाइंड आउट करना सीखे कि डोमेन कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, रेंज कैसे निकाली जाती है, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करी, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को। अगर आपको कहीं ये दे रखा हो कि आपके पास एक रिलेशन R दे रखा हो इस तरीके से, AB और BA और BC दे दीजिए, चलिए BC ले लीजिए, और आपके पास DE ले, चलिए ये आपके पास अगर कहीं दे रखा हो तो इसके अंदर जो सेट A होगा वो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट अर्थात डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, जो सेट B होगा वो हमारे पास कोडोमेन अर्थात इनकी रेंज B, C और E को रिप्रेजेंट करेगा।
अब अगर हमारे से कहा जाए जरा इसका इन्वर्स निकालिए, तो r का इन्वर्स होगा तो b वाला पहले आ जाएगा, मतलब b a बन जाएगा। चलिए एलिमेंट चेंज कर लीजिए, यहाँ भी आपके पास f रख लीजिए, तो आपके पास f बनेगा ये a के अंदर। ये अगर आपसे कहा जाए अब जरा इन्वर्स निकालिए, r इन्वर्स निकालिए रिलेशन का इन्वर्स, तो b पहले a बाद में, इसी तरीके से c पहले f बाद में और e पहले और d बाद। अब कुछ चेंजिंग हुए होंगे तो हमारे पास सेट जो a बना, अर्थात जो सेट डोमेन बना, वो हमारे पास बनेगा ये बी सी ई। और जो हमारे पास कोडोमेन बना, कोडोमेन जो हमारे पास आएगा वो आएगा ये ए एफ डी। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो हमारे पास आर रिलेशन दे रखा था सिंपल, उसमें जो डोमेन थे आर इन्वर्स होती वे कोडोमेन में कन्वर्ट हो गए, और जो हमारे पास कोडोमेन थे सिंपल आर रिलेशन के अंदर, वो आर इन्वर्स में जाके किसका काम कर रहे हैं, डोमेन का काम कर रहे हैं। तो जहाँ डोमेन थे आर के अंदर वे आर इन्वर्स में कोडोमेन बने, और जहाँ कोडोमेन थे आर के अंदर वे आर इन्वर्स रिलेशन में जाके डोमेन बने। तो इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर के अंदर एलिमेंट चेंज हो जाते हैं। ये होता है आपके पास आर रिलेशन, ये होता है आर इन्वर्स। तो हम लोगों ने रिलेशन सीखा, हम लोगों ने फंक्शन के द्वारा कैसे आपके पास फंक्शन निकाला जाता है ये सीखा, फंक्शन के द्वारा कैसे हम लोग ग्राफ बना सकते हैं ये हमने सीखा, फंक्शन के द्वारा कैसे हम डोमेन निकाल सकते हैं ये हमने चीज़ें सीखी। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, जो कि हम बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे से आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, 1 बाय 1 स्टेप करके। ठीक है, अगर आप सबको ये चीज़ें अच्छी लग रही तो आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे मिसलेनियस की एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।